हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में नए मेहमान हैं जिनसे आपको मिलाना चाहते हैं। आप हैं डॉक्टर शशांक कुमार द्विवेदी जी और आप वर्तमान में HLM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के संयुक्त निदेशक हैं, साहित्यकार हैं और चिंतक हैं। शशांक जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद आपका। और जैसा कि ट्रू मीडिया की परंपरा है कि हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि आपने शिक्षा, साहित्य और प्रशासन के क्षेत्र में 25 वर्षों का अनुभव प्राप्त किया है। इस लंबी यात्रा में क्या सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आपने देखे हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, लगभग 25 वर्षों से मैं लगातार शिक्षा जगत से जुड़ा रहा जी। और खासकर विज्ञान संचार के क्षेत्र में मैंने काफ़ी काम किया जी। तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं अब। अगर एक साहित्यकार की नज़र से भी देखें जी तो हम ये कह सकते हैं कि अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी विज्ञान संचार प्रमुखता से होने लगा है। वाह। मतलब जब मैंने शुरुआत करी थी 2002-2003 में, जब मैं कुछ मीडिया हाउसेस के लिए मैं विज्ञान संचारक के रूप में लिख रहा था जी, उस समय देश में बहुत चुनिंदा लेखक थे जो विज्ञान और तकनीक को मातृभाषा मतलब हिंदी में लिखते हों जी। मेरा एक शुरू से ही एक मानना रहा है कि जिस भाषा में बच्चा अपनी माँ से बात करता है, वाह, उसी भाषा में हमको समाज को कुछ देना चाहिए। मतलब जिस भाषा को समाज पहचान सके, समाज समझ सके। तो चूंकि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से आता हूँ जी, तो इसलिए मैंने इस बात को चुना कि मैं विज्ञान संचार हिंदी में करूँगा और वो मैंने किया। विज्ञान संचार का और साहित्य से आपका क्या जुड़ाव रहा, और विज्ञान जो प्रचार है आपका, विज्ञान संचार है, उसमें साहित्य से जोड़कर आपने क्या नया प्रयोग किया? देखिए, दो प्रयोग किए मैंने जी। मैं 2001 से 2005 तक मैं बीटेक कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से जी। वहाँ पे बीटेक थर्ड ईयर में मैं अमर उजाला से जुड़ गया जी। अमर उजाला के लिए मैं एक कॉलम लिखता था साइबर बाइट्स के नाम से जी। और ये मेरी एक पहली पार्ट टाइम जॉब आप कह सकते हैं, चूँकि मैं सुबह क्लासेस करता था 10 से 4 और शाम को 6 से 7 में 1 घंटे के लिए अमर उजाला आगरा के ऑफिस जाता था जी। तो वहाँ पे मैं जो भी तकनीक उस समय आ रही थी, जैसे उस समय वायरलेस टेक्नोलॉजी, मोबाइल कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन उस समय बहुत ज़्यादा बूम में था। जी जी। तो उस समय मुझे आज भी याद है GSM, CDMA या बहुत सारी जो तकनीक थी या उनकी शब्दावली थी या उनसे जुड़े विषय थे जी, उन पर मैं हिंदी में लिखता था। वाह। और वो कॉलम जो है प्रकाशित होता था अमर उजाला में। क्या बात। और वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, लोगों को बहुत पसंद आने लगा क्योंकि मैं लोगों की भाषा में ही लिखता था। क्या होता था कि जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई खबरें थी या टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो भी आर्ट राइटअप्स होते थे ज़्यादातर इंग्लिश में होते थे जी। यहाँ तक कि हमारी जो इंजीनियरिंग एजुकेशन थी वो भी पूरी इंग्लिश में थी जी। तो उस समय मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं ये सारी जानकारियाँ अगर मैं इनको सरल भाषा में, मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ जी, कि सरल भाषा में अगर मैं इसको समाज तक पहुंचाऊं तो लोगों को समझ में भी आएगा और ये इसका प्रसार भी होगा। वाह। और इसी वजह से एक तरीके से देखिए, हिंदी साहित्य की भी भाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, तो मैं हिंदी भाषी भी हूँ। तो मैंने हिंदी को विज्ञान की भाषा बनाने का प्रयास किया, हिंदी को विज्ञान और तकनीक की भाषा बनाने का प्रयास किया, बहुत प्रयोग किए मैंने जी। उसमें एक प्रयोग ये भी था कि उस समय 2003 के आसपास हमने एक पत्रिका निकाली टेक्निकल टुडे के नाम से, जो बहुत प्रोमिनेंटली उस समय प्रसिद्ध हुई
उसमें भी मैंने बाइलिंगुअल उसको रखा, द्विभाषी, क्या बात हिंदी और इंग्लिश रखा जी। और उसमें मेरा एक ही उद्देश्य था कि जो मौलिकता से कोई व्यक्ति लिखना चाहता है जी, सरल भाषा में कोई तकनीक को समझाना चाहता है, तो हम उसको स्थान दे सकें, ये मेरा एक उद्देश्य था। वाह वाह वाह। और यही मैंने काम किया पिछले 25 सालों में। शशांक जी, जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदी भाषी हैं और तकनीक में भी आपने हिंदी को जोड़ा, विज्ञान से भी आपने हिंदी को जोड़ा। हम यहाँ एक जानकारी लेना चाहेंगे कि आज से 3 दशक पहले और वर्तमान में, 3 दशक पहले के जो हिंदी लेखक होते थे या हिंदी मंच के जो लोग होते थे, तो उनको मानदेय या उनको ज़रूरत के हिसाब से उनकी सुविधाओं को प्राप्त नहीं हो पाती थी। वर्तमान में और उस समय में क्या परिवर्तन आया है? क्या आज भी हिंदी लेखकों को वो मानदेय या उनकी ज़रूरत की या आवश्यकता की चीज़ें प्राप्त हो पा रही हैं या नहीं? देखिए ओम प्रकाश जी, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है जी, क्योंकि इस पर मैंने बहुत काम किया जी। अगर इसको सरलता से मैं बोलूं तो आपका सवाल बड़ा है, उस सवाल को मैं बहुत ही संक्षिप्त में कट शॉर्ट करके बोलूं तो मैंने विज्ञान संचार को रोजी रोटी से जोड़ने में वाह बहुत काम किया। मैंने बहुत लेख लिखे और बहुत अच्छे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मेरे वो लेख प्रकाशित हुए जी। बहुत सारे सरकारी और बड़े बड़े मंत्रालयों के प्लेटफॉर्म पे मैंने अपनी बात रखा भी, लिखा भी और बोला भी। अब बात करते हैं, जब शुरुआत करी थी मैंने जी, तो सही बताएं तो शुरुआत के 6-8 महीने तो रिजेक्शन झेलना पड़ा जी। रिजेक्शन इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि मैं लिख के भेजता था विज्ञान से संबंधित लेख जी, क्योंकि वो हिंदी में होते थे और मैं संपादकीय पृष्ठ के लिए भेजता था जी जी, तो वो रिजेक्ट कर दिए जाते थे। मेरा पहला प्रमुख लेख दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ 2001 के आसपास, जीन क्लोनिंग की सार्थकता पर सवाल। वो लेख प्रकाशित होने से पहले बहुत सारा रिजेक्शन झेलना पड़ा, क्योंकि मैं ये बात समझ रहा था कि एक तो मैं विज्ञान को हिंदी में लिख रहा था जी, ऊपर से एक परसेप्शन बना हुआ था कि हिंदी लेखकों को मतलब उस नजर से नहीं देखा जाता था, सही बताए, सही मतलब हीन दृष्टि से, हीन दृष्टि तो नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब उपेक्षा के शिकार होते थे जी जी जी, ठीक है जी। मतलब उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि यार ये कुछ भी लिख दें और इनको मानदेय वगैरह कुछ नहीं खास दिया जाएगा, ये इन्हें आवश्यकता नहीं है या ये मतलब उतना बड़ा काम नहीं, हाँ ये उतना बड़ा, मतलब मैंने महसूस किया कि हिंदी लेखक को, हिंदी साहित्यकार को दरिद्रता से जोड़ दिया जाता था जी। मतलब मैंने, देखिए, महसूस किया आपने, महसूस किया, मेरी बात को कोई अन्यथा ना ले जी। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा ये मानना है कि भारतीय सनातन जो परंपरा है या भारतीय संस्कृति है, उस संपन्नता की तरफ ले जाती है जी। मैंने क्या महसूस किया कि मानदेय बहुत कम मिलता था जी, बहुत ही कम, मतलब 100-200 रुपए, मतलब ऐसी स्थितियां भी थी। मतलब एक राइटअप या नहीं ही दिया जाता था, मतलब जी, आप ऐसे समझिए इसको कि कुछ प्रमुख मीडिया हाउसेस को छोड़ करके बाकी लोग जो लिखवाते थे, जो लिखते थे, लिखवाते थे, वो पैसा नहीं ही देते थे जी, वो या तो आप स्वांतः सुखाया करिए या वो आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप समाज सेवा कर रहे हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति, हिंदी व्यक्ति, मतलब उसको रोजी रोटी की बात की जाए तो वो संसाधन और अवसर उपलब्ध उस समय उतने बड़ी मात्रा में नहीं थे। ये बात जरूर मैं कहूंगा कि धीरे 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 हिंदी की स्थिति मजबूत हुई जी, हिंदी बाजार की भाषा बनी जी, और हिंदी में प्रमुखता से बाजार को भी समझ में आ गया कि ये हम इग्नोर नहीं कर सकते इन चीजों को जी जी जी। दूसरा, मैंने भी ये डिसाइड किया, मैंने अपने मित्र मंडली में और खुद से भी डिसाइड किया कि देखिए मैं बेहतर कंटेंट लिखूंगा, मेहनत करूंगा, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये मैंने महसूस किया कि फ्री की कोई कीमत नहीं होती। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। मतलब मुफ्त की कोई वैल्यू नहीं कोई करता, वैल्यू महसूस नहीं करता। तो इसलिए मुझे ये सोचना पड़ा और इस पे मैंने काम भी किया, और मैंने बहुत सारे जो विज्ञान की पत्रिकाएं थी
मैं उनमें लेख भेजता था, और उनमें जब भी मेरी कोई मीटिंग होती थी या जब भी किसी फोरम पे हम बात करते थे तो मैं हमेशा इस बात को उठाता था कि देखिए, कोई व्यक्ति या कोई संस्था आपको प्लेटफॉर्म दे रही है जी, आप उसके लिए उसका भी ध्यान रखिए, बिल्कुल, और वो संस्था भी हिंदी लेखक का ध्यान दे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात आपने बहुत अच्छे तरीके से शशांक जी हमारे दर्शकों को समझाई। लेकिन हम यहाँ ये भी जानना चाहते हैं कि वर्तमान स्थिति में आपने हिंदी की पुरजोर सिफारिश की है, हिंदी के लिए कहा और ये हमारी राष्ट्रभाषा के लिए कहा, लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि अभिभावक अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाना चाहते, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं। हिंदी को कई जगह तो विषय के रूप में भी नहीं लिया जाता। इस स्थिति में हिंदी का जो प्रचार प्रसार है या उसका जो भविष्य है, या हिंदुस्तान में हिंदी के लिए हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, इन सब बातों को देखकर, इन सब चिंतनीय विषयों को देखकर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक तो हमारे ही देश में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। जी 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 जी, कहीं ना कहीं मुझे ये ठीक नहीं लगता जी। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम महिला दिवस मनाते हैं जी भाई, क्यों ऐसा परसेप्शन हमने गढ़ रखा है कि वो कमजोर जो होता है उसका दिवस मनाया जाता है। क्या आपने कहीं सुना कि पुरुष दिवस मनाया जाता है? जी। क्या आपने कहीं सुना कि अंग्रेजी दिवस मनाया जाता है? जी। हिंदुस्तान में रह के हमारी भाषा, जो हमारी माँ की भाषा जो हमने सीखा है या जो हम बचपन से बोलते हैं, उसी के लिए दिवस मनाते हैं। ये कमी तो कहाँ है? ये कमी कहीं ना कहीं मेरा मानना है जी कि जब चूंकि हमारा देश बहुत सैकड़ों साल गुलाम रहा, तो अंग्रेजों ने या मैकाले ने ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर दिया कि जो गोरे और अंग्रेज जो है बेहतर होते हैं, वो परसेप्शन इस्टेब्लिश हो गया। जी। एक तो ये प्रॉब्लम हुई, दूसरा एक और प्रॉब्लम हुई, एक और समस्या हुई। उस समस्या को मैं कहूंगा, समस्या ये हुई कि जो हिंदी के लेखक हैं ना, वो कभी कभी बहुत क्लिष्ट हिंदी लिखने लग गए। जी। वो आम जन या बोलचाल की भाषा में हिंदी का प्रयोग नहीं कर पाए, साहित्य को भी उस हिसाब से नहीं जोड़ पाए आमजन से, या समाज को भी नहीं जोड़ पाए। जैसे इसका एक उदाहरण दूंगा कि अगर मान लीजिए तकनीक में या मान लीजिए इंजीनियरिंग को हिंदी, जैसे सरकार ने प्रस्ताव दिया कि क्षेत्रीय भाषा में हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, अब समस्या ये आती है कि फिर स्तरीय सामग्री का अभाव होने लग गया। जी। ये अभाव होने लग गया कि भाई वो क्लिष्ट हिंदी में लोग लिखने लग गए। मुझे आज भी याद है कि मैंने नवभारत टाइम्स, एक बहुत महत्वपूर्ण अखबार है, मैंने उसके संपादकीय पेज पे लिखना शुरू किया, तो उसके जो संपादक थे उन्होंने मुझसे एक बार मैंने एक आर्टिकल भेजा, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि शशांक जी ऐसा करिए कि इस लेख को आप किसी 10वीं क्लास के बच्चे को पढ़वाइए। मैंने कहा मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा आप उसको पढ़वाइए, इसको अगर उसको समझ में आ जाए तो आप भेजिए और इस बात का मानक बना लीजिए आप। खैर वो मैंने लेख भेजा, वो प्रकाशित हुआ, उसके बाद बहुत सारे लेख प्रकाशित हुए, सैकड़ों प्रकाशित हुए। फिर उनसे बातचीत करता रहा, समझ में आया। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 10वीं क्लास का उल्लेख इसलिए किया कि 10वीं क्लास का बच्चा ना तो ग्रेजुएट होता है, ना 8वीं ना परिपक्व होता है, ना समझ होता है। जी। अगर उसको आपकी बात समझ में आ गई, सभी की तो समझ लीजिए सभी की समझ में आ गई। तो मेरे कहने का मतलब कि एक तो ये समस्या रही, अगर मैं अपने विज्ञान और तकनीक वाले क्षेत्र की लूं, कि लोगों ने क्लिष्ट मतलब हिंदी मतलब में लिखते थे, समझ में नहीं आता था। मैं आपको ताजुब की बात बताता हूं, सन 2001-2005 उस समय में बहुत कम विज्ञान लेखक थे जो हिंदी में लिखते थे। जी। आज भी बहुत कम है। मतलब आप ऐसे समझिए कि विज्ञान और तकनीक पर हिंदी में या क्षेत्रीय भाषाओं में लिखने वाले लोग गिने चुने हैं इस देश में। जी जी। जबकि समय बदला। हाँ, आपने एक और सवाल किया, भविष्य क्या है? जी। मैं भविष्य तो बहुत बेहतर मानता हूं, हिंदी का भविष्य। हाँ, क्यों बेहतर मानता हूं, इसके पीछे कारण है। एक तो टेक्नोलॉजी प्रोमिनेंट हो गई, दूसरा कंटेंट प्रोमिनेंट हो गया। अब इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आप इंग्लिश मीडियम, जैसे
कि आप हिंदी मीडियम से, अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपके पास अनुभव है, आपके पास कंटेंट है, तो यू आर द किंग। कंटेंट इज द किंग। कहने का मतलब ये कि भाषा एक माध्यम हो सकती है, लेकिन अब वो वाली बात नहीं रह गई कि आप मतलब हिंदी है तो आप दोयम दर्जे के समझे जाएंगे। ठीक है, बाजार ने या अभी भी कुछ अपर क्लास लोगों ने परसेप्शन बना रखा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये देश जो है 150 करोड़ का देश है, इसमें अधिकतर आबादी 80 करोड़ मिडिल क्लास है। 80 करोड़ 100 करोड़ मतलब 80 करोड़ तो कह सकते हैं, बहुत बड़ा वर्ग मिडिल क्लास है। तो मिडिल क्लास व्यक्ति को जो उसकी भाषा है, ज्यादातर चाहे वो क्षेत्रीय भाषा की भी बात मैं कर सकता हूं, मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर वो अपने उसमें ज्ञान में, कंटेंट में मजबूत है, तो तकनीक इतनी सारी आ गई हैं कि वो हमेशा ही सफल रहेगा। वाह, बहुत अच्छा। भाषा कोई बैरियर अब नहीं बनेगी, ये मैं सबको ये बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहले भी मुझे स्पष्ट था ये बात, और आज भी ये बात स्पष्ट है कि आपकी सफलता में भाषा कतई बैरियर नहीं बनेगी। अगर आपने खुद को मजबूत किया, आप खुद को इनोवेट किया और अपनी स्किल पे काम किया। बहुत अच्छे शशांक जी, यहाँ एक हमारा जो एक प्रश्न था, हिंदुस्तान की हिंदी का दिवस मनाया जाता है। आज हमें 77-78 वर्ष आज़ादी को हो गए हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी को हो गए हैं। इस दिवस के मनाने की या इसको ना मनाने की बात को हमें सरकार से अपील करनी चाहिए, या तमाम 150 करोड़ लोगों से करना चाहिए कि ये दिवस मनाना चाहिए, या इसकी आवश्यकता है या नहीं? देखिए, मैं तो आपने आप एक शिक्षाविद हैं, देखिए आपने एक ऐसा सवाल किया जिसमें दो चीज़ें जुड़ी रही हैं। एक तो हिंदी दिवस के दिन 14 सितंबर 2014 को मुझे देश के सर्वश्रेष्ठ ब्लॉगर का अवार्ड देश की लीडिंग मीडिया संस्था एबीपी न्यूज़ ने दिया दिल्ली में। वो मेरे विज्ञान संचार के लिए था, मेरी वेबसाइट के लिए था। तो हिंदी दिवस के दिन वो हुआ। वाह। पहली बात, उस दिन बहुत सारे साहित्यकार और बहुत लोग आए हुए थे, तो हिंदी दिवस से मेरा एक जुड़ाव रहा। कहते हैं कि किसी दिन, खास दिन आपको कोई बड़ा पुरस्कार मिले तो आप भूल नहीं पाते हैं। आज से 10 वर्ष पहले की बात है। लेकिन एक चीज मेरा ये कहना, मतलब मेरा एक शुरू से ये मानना रहा है कि मैं महिला दिवस और हिंदी दिवस ये दोनों दिवस मनाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। इससे कमजोरी सी फील होती है मुझे ऐसा लगता है कि यार हम कहीं कमतर आंक रहे हैं, इसलिए हम ये मना रहे हैं। देखिए, आप मेरी बात से असहमत भी हो सकते हैं। ये असहमत नहीं हो सकते, मतलब मेरा विचार है ये, क्योंकि आज जो है महिलाएं पुरुषों के साथ साथ एरोप्लेन भी चला रही हैं। मेरा एक बहुत शुरू से मानना रहा है। देखिए, मैं जीवन के शुरुआती दौर से ही बहुत लिबरल विचारधारा का व्यक्ति रहा। मेरा शुरुआत से ही ये मानना रहा है कि जब आप मजबूत हैं तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं, और अगर कोई कमजोर है उसको बार बार ये जताएं कि आप कमजोर हैं, तो अब होता क्या है देश में कि रस्म अदायगी होती है। संगोष्ठी हो गई, 4 भाषण हो गए, 4 लेख लिख दिए गए हिंदी दिवस में। क्या हिंदी इससे मजबूत होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। आप एक चीज और ध्यान दीजिए, मुझे पिछले दिनों एक बड़े मीडिया हाउस के एक संपादक जी ने कहा कि शशांक जी, आपके घर में कितने न्यूज़पेपर आते हैं? मैंने कहा 3 न्यूज़पेपर आते हैं सर, 2 हिंदी के और 1 इंग्लिश का। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कौन पढ़ता है घर में? मैंने कहा कि मैं पढ़ता हूं और मेरी पत्नी पढ़ती हैं, श्रीमती जी पढ़ती हैं, और कोई नहीं पढ़ता, मतलब मोर और लेस ज्यादा। एक सवाल उन्होंने किया, उन्होंने अपना अनुभव भी मुझे साझा किया कि एक बार मैं 15 दिन के लिए कहीं गया था, कानपुर गया था। मैं जब वापस आया तो जो बंडल बने हुए होते, मतलब जो अखबार, वो उसी तरह बंडल बने हुए पड़े थे मेरे घर में। किसी ने उन अखबारों को खोल के पढ़ा नहीं। ये क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि जो आज की युवा पीढ़ी है उसने लिखना और पढ़ना बहुत कम कर दिया है। मेरी इस बात को कोई अन्यथा न ले, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ज्ञान, देखिए आज भी पुस्तकें और अखबार, बिल्कुल मैं आज भी ये मानता हूं कि प्रसार का और भाषा का बड़ा साधन है। मेरा ये मानना है कि हम उससे, देखिए
मैं तकनीक का विरोधी नहीं हूं, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं। मैं मोबाइल का विरोधी नहीं हूं। मेरी एजुकेशन ही जो बीटेक रही, एमटेक रही, पीएचडी रही, मैंने टेक्नोलॉजी में ही मेरी पूरी एजुकेशन रही। मैं तकनीक का विरोधी नहीं हूं, मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं इस बात को। मेरा इस बात का कहना है कि आप अपने जीवन में, अपने घर में, अपने ऑफिस में अपनी भाषा को समाहित करें। आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट, आज हालत यह है कि लोग एक हिंदी में एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं जी। बच्चों को 46 और 48 नहीं समझ में आता, 89 बोलते हैं कि भाई 46 बोलो, इसका 46 का क्या 86 क्या होता है, 86 बोलना पड़ता है। ऐसी तो स्थिति नहीं आनी चाहिए ना जी। भाई मेरा कहने का मतलब यह है, एक और बात मैं बता दूं, आपको सबको पता होगा, बहुत सारे साहित्यकार इंग्लिश के लेक्चरर रहे, इंग्लिश के प्रख्यात वो रहे। आप हरिवंश राय बच्चन जी को देख लीजिए जी। वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे इंग्लिश के। बिल्कुल। राम मनोहर लोहिया जी इंग्लिश के वो थे। बहुत लोग ऐसे हैं, हजारों मिल जाएंगे, जो इंग्लिश के मूर्धन्य विद्वान थे, पर उन्होंने हिंदी में काम किया, बावजूद उसके हिंदी में काम, बहुत बड़ा काम। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भाषा में हम सोचते हैं, मेरे कहने उस भाषा में हमें काम करना चाहिए। और एक बात आप बताइए, चाइना में चाइनीज बोलते हैं भाई, फ्रांस में फ्रांसीसी बोलते हैं, जर्मन में जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। हमने ये जो एक मानस बना लिया, और ये मानस बाजार का भी है, ऐसा नहीं है, इसमें सारा दोष हमारा ही नहीं है। ये एक दशकों तक की एक कंडीशनिंग, मुझे मतलब देखिए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के शब्द उपयोग कर रहा हूं, जिससे कि दर्शकों को अच्छी तरह से मेरी बात समझ में आए। एक कंडीशनिंग क्रिएट हो गई कि नहीं जी ऐसा होगा इंग्लिश में। और वैसे बाजार में कहीं बहुत जगहों पे ऐसा दिखता भी है, एक भेदभाव होता दिखता है, पर मेरा यह मानना है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस भेदभाव को हम दूर कर सकते हैं। इस भेदभाव को दूर करने के लिए हम काम करें, तभी हम हिंदी को सशक्त कर पाएंगे। वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। इस तरह से आजकल जर्नल आम बाजारों में भी देखने को मिल रहा है, तमाम गोष्ठियों में देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति अंग्रेजी में बात करते हैं तो ऐसा लगता है ये बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है। ऐसी मानसिकता अंग्रेजी जानकारों ने बना रखी है, और जो हिंदी में बात करते हैं उन्हें दूसरी दृष्टि से देखा जाता है। यही कह सकते हैं कि हिंदी अंग्रेजी जानकार और हिंदी जानकारों के दो थड़े बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं। देखिए, ये जो आपने एक सवाल किया ना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं इसका एक काउंटर बात कहना चाहता हूं कि क्या लंदन में रहने वाला आदमी अगर वो हिंदी में बोले, मतलब अगर वो ब्रिटिश नागरिक है और हिंदी में बात करे, तो क्या उसको श्रेष्ठ मान लेंगे ब्रिटिश लोग? ऐसा तो नहीं है ना। तो हमारे देश में देखिए, एक असल समस्या क्या है कि हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों भाषा है भाई। चाहे संस्कृत एक भाषा है, पाली, अरबी, कोई भी भाषा, ये भाषा है, बिल्कुल, कन्नड़ भाषा है, कोई भी भाषा है, ये भाषा को भाषा ही रहने दिया जाए। जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो एक माध्यम है जी, आपके विचारों को प्रकट करने का। बस। आपको मैं एक बात और इसमें जोड़ दूं कि जब मैं हिंदी मीडियम का छात्र था, जब मैं इंजीनियरिंग में आया, तो सारी एजुकेशन इंग्लिश में थी। मुझे बहुत दिक्कत आई, लेकिन मैंने फिर क्या किया, मैंने उसको ट्रांसलेट करके या जैसे भी करके मैंने उसको करा, मैंने इसमें पढ़ाई करी और मैंने बेहतर स्थिति में मतलब मैंने एजुकेशन ली। लेकिन मेरे मन में कभी कोई हीन भावना नहीं आई। जी। मेरे मन में आज मैं और मजबूत होता चला गया। मेरा ये कहना है कि ये जो भावना है, ये आपके बैक ऑफ माइंड में आता है जी। आपका जो मन स्थिति है, ये वो तय करती है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेंगे तो इसका मतलब आप बहुत विद्वान हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरा ये मानना है, अभी कोई सर्वे भी हुआ है कि जो हिंदी मीडियम के या यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, वो मैथमेटिक्स में बहुत बेहतर होते हैं एज कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम या सीबीएसई बोर्ड के। जी। या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जरूरी पैमाना नहीं है कि अंग्रेजी बोलने वाला बहुत विद्वान ही हो उस सब्जेक्ट का। बहुत अच्छी बात कही कि ये जरूरी नहीं है, कि ये जरूरी पैमाना नहीं है कि अंग्रेजी माध्यम के बच्चा ही श्रेष्ठ होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और ऐसी कंडीशनिंग हमें अपने बच्चों को भी नहीं सिखानी चाहिए। देखिए, एक बात और है कि आप
अपने घर में रहते हैं, आपका बच्चा जो स्वेच्छा से पढ़ना चाहे, जो करना चाहे, मान लीजिए वो पत्रकार बनना चाहता है, वो पेंटर बनना चाहता है, या जो कुछ भी मतलब उसकी जो इच्छा है, रुचि हो, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर उसकी अंग्रेजी भाषा में रुचि है तो उसको अंग्रेजी भाषा पढ़ने दिया जाए, उसको प्रमोट करने दिया जाए। मेरे कहने का मतलब दोनों भाषाओं में आपका ज्ञान होना जरूरी है, दोनों भाषाएं आना जरूरी है, उसमें नुकसान कुछ नहीं है। लेकिन ये कहना कि ये कमतर है, वो बेहतर है, देखिए मैं नहीं मानता, भले ही बाजार मानता हो क्या या लोग मानते हो। नहीं, क्या बाजार को भी मानना चाहिए ऐसा? देखिए बाजार को तो नहीं मानना चाहिए जी। और बाजार को ये पता भी है। आप ध्यान दीजिए, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये सब इनका विज्ञापन देखिए आप कभी। जी। आप इनका यूट्यूब में विज्ञापन देखिए, फेसबुक पे देखिए, टीवी पे देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, सब हिंदी में देने लग गए। क्यों देने लग गए? आप एक चीज देखिए, हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें महानायक सदी के अमिताभ बच्चन, वो हमेशा हिंदी में बात करते हैं, शुद्ध हिंदी में बात, और शुद्ध हिंदी में बात ही नहीं करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस भारतवर्ष में सही मायनों में अगर कोई हिंदी का प्रसारक है या ब्रांड एम्बेसडर है तो अमिताभ बच्चन जी हैं। वाह। और ये मेरा स्पष्ट मानना है। और आप ये भी देख लीजिए, एक और बात मैं दर्शकों को बता दूं जी, इसी मातृभाषा ने, इसी हिंदी की वजह से वो 99 करोड़ के कर्ज में थे और आज हजारों करोड़ के मालिक बन गए। ये इसी भाषा की देन है, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति का शो जब उन्होंने होस्ट किया जी। और उसके बाद से वो उन्होंने रिकवर किया अपनी समस्या को। एक समय ऐसा था जब वो बहुत ज्यादा आर्थिक विषमताओं में घिर गए थे, बट उससे बाहर निकले। उन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया। उनका इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, उन्होंने इंटरव्यू में 2 बातें कही थी कि मन का हो जाए तो अच्छा, और मन करना हो तो और भी अच्छा। इसका मतलब यह है कि ऊपर वाला नहीं चाहता कि मैं ये काम करूं जी। जब मैं अपने जीवन के सबसे खराब दौर में था तो मैंने अपने आप से सवाल किया कि मुझे क्या आता है, तो उन्होंने ये बात बोला कि मुझे सिर्फ एक्टिंग आती है और मुझे बोलना आता है। तो मैंने निश्चय किया कि मैं इन्हीं दोनों पे काम करूंगा, और उन्होंने अपनी मातृभाषा पे ही काम किया, गर्व से काम किया, और आज कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब, आप पहले अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने कंटेंट पे, अपनी चीजों पे, अपने बहुत ज्ञान पे काम करिए। आपके अंदर विशेषता क्या है? हाँ, आपने विशेषता क्या है, आपकी रुचि क्या है, आप उस पे काम करिए। आप निश्चित सफल होंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकती, ये निश्चित है। ऊपर वाला भी कहते हैं कायनात भी साथ देती है, फिर निश्चित है कायनात आपकी साथ देती है जब आप कोई दिल से कोई चीज चाहते हैं। जी। परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए कि नहीं ये मतलब एक हम हिंदी है, इंग्लिश है, ऐसा कुछ नहीं है। शशांक जी, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और हमारे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं और लाइक कमेंट्स भी कर रहे हैं, और वो ये भी जानना चाहते हैं कि आप एक साहित्यकार हैं और हिंदी साहित्यकार हैं, तो आपकी एक श्रेष्ठ रचना, हालांकि हर साहित्यकार की, हर लेखक की सारी रचनाएं श्रेष्ठ होती है, एक रचना हमारे दर्शकों को सुनाएं, उन्हें बताएं, और उनका जो माइंड है, जो उनका दिमागी हालत है, उसको फ्रेश करें, उनको मनोरंजित करें। देखिए, मैं कोई बड़ा साहित्यकार तो नहीं मानता अपने आप को जी, लेकिन मुझे साहित्य में रुचि है, मुझे कविताओं में भी रुचि है। और जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो मैं स्टेज परफॉर्मेंस, एंकरिंग, ये सब करता रहा हूँ जी। तो अब आपने कहा तो मैं 2 पंक्तियां हैं जो मैं आपको, स्वागत है दर्शकों को मैं सुनाना चाहता हूँ जी। पहले तो दिल जलाया गया, पहले तो दिल जलाया गया, वाह, और फिर मुस्कुराया गया। प्यार के एक पल के लिए, प्यार के एक पल के लिए उम्र भर आजमाया गया, उम्र भर आजमाया गया। बढ़िया। हो गया मैं वहां अजनबी, हो गया मैं वहां अजनबी, मैं जहां रोज आया गया, मैं जहां रोज आया गया।
और आज की जिंदगी में जो सबसे ज्यादा होता है वो दो पंक्तियां, जी। मुझको पहले सजा दी गई, मुझको पहले सजा दी गई, फिर अदालत में लाया गया, फिर अदालत में लाया गया। और जिंदगी के अंत में क्या होता है, मौत से आंख क्या मिल गई, मौत से आंख क्या मिल गई, सारा अपना पराया गया, सारा अपना पराया गया, बहुत बढ़िया। पहले तो दिल जलाया गया, क्या बात है, क्या और बात फिर मुस्कुराया गया। वाह 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 शशांक जी, आपने तो हमारे दर्शकों का मूड ही चेंज कर दिया, आपने एकदम से चेंज तो कर दिया। पॉडकास्ट में भी हमारा भी मन पूरा परिवर्तित कर दिया। क्या बात है, कि कहाँ गंभीर, इतने गंभीर विषय पे बात करते हुए आपने जी, मुझे भी थोड़ा हल्का किया। क्या बात और है, दर्शकों को भी उम्मीद करता हूँ पसंद आए। जरूर जरूर, हम आगे चलते हैं शशांक जी प्रश्नों की ओर। आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, युवा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा पुरस्कार प्राप्त हैं। इन मंत्रालयों से जो आपको पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, ये पाकर आपको कैसा फील हुआ? हम चाहते हैं कि दर्शकों से आप देखिए, किसी भी व्यक्ति के काम को जब सराहा जाता है एक अच्छे और उचित मंच के द्वारा, जी, निश्चित तौर पर उसको अच्छा महसूस होता है। मुझे भी अच्छा लगा। देश के कई मंचों से, देश के कई प्रमुख भारत सरकार के मंत्रालयों की तरफ से, चूंकि मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कई डिविजन्स में कई महत्वपूर्ण उससे जुड़ा रहा, जी, तो मुझे अच्छा महसूस हुआ और साथ में एक काम करने की प्रेरणा भी मुझे मिली, जी। और इसमें एक चीज जरूर जोड़ना चाहता हूं जो मेरे लिए ज्यादा गर्व की बात थी। कहते हैं पुरस्कार से ज्यादा कभी कभी किसी का सानिध्य मायने रखता है। वाह। मतलब मुझे ये कहना उचित होगा, 101 विज्ञान कांग्रेस जम्मू में हुई थी, जी। उसमें उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के साथ मुझे काम करने का थोड़ा अवसर मिला। वाह। और वहाँ पे जम्मू में गया था, वहाँ पे मैंने एक अपना शोध पत्र भी प्रस्तुत किया, जी। और उसके वहाँ से आने के बाद मैंने उस पूरे कार्यक्रम की रिपोर्ट बनाया। वो कई अच्छे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में प्रकाशित भी हुआ। वाह। और जो बेहतर, जो सबसे बड़ी खुशी थी वो ये थी कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने मुझे सराहा, वाह, मुझे प्रोत्साहित किया कि आप सही दिशा में हो, और मेरे लिए वो बड़ा पुरस्कार था। वाह, उनके साथ जो मैं कुछ घंटे वहां रहा, कुछ समय जो मैंने उस पूरे उसमें गुजारा, विज्ञान कांग्रेस चूंकि भारत का सबसे बड़ा आयोजन है विज्ञान का, जी, जी, उसमें वो एक बड़ा अवसर था। साथ ही कई चूंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से मैं की जो पत्रिकाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए विज्ञान प्रगति है, साइंस रिपोर्टर है, भारत सरकार की प्रमुख पत्रिका है योजना है, कुरुक्षेत्र है, चूंकि मैं इसमें लगभग 2 दशकों से लिख रहा हूं। क्या बात, मतलब 20 साल हो गए मैं इनमें लिखता रहता हूं। जो भी कोई विषय मुझे मिलता है या जो कुछ विषय समझ में आता है, जी, निश्चित तौर पर अच्छा लगता है। आपके काम को जब राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाता है, वाह, और वो युवाओं के लिए भी प्रेरणा होता है, क्योंकि मेरे लिए भी जब मैं युवा था, 10th 12th में था, 10वीं 12वीं में था, और जब मैं देखता था ये सब पत्रिकाएं, तो मुझे भी लगता था कि मैं कभी लिखूंगा, मैं इसमें आऊंगा। तो ये एक प्रोत्साहन अंदर से भी मिलता है और लोगों को भी मिलता है। और ऐसा भी मान सकते हैं शशांक जी कि जो हमने किया है, ऐसे पुरस्कार, ऐसे अवसर, ऐसे सम्मान हमें और ज्यादा बेहतर करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए जी, कि जब आप कुछ भी करते हैं और आपको अंदर से भी अच्छा महसूस होता है, जी, और जब आपको एक अच्छा उचित फोरम में सम्मान मिलता है, सरकार सम्मानित करती है या कोई बड़ा मंच आपको सम्मानित करता है, आपके काम को सराहा जाता है, तो आप में जो काम करने की जो लगन है वो दुगनी हो जाती है। बिल्कुल सही। आप में जो मतलब जो लगता है कि मैं और जज्बे के साथ काम करूं और मेहनत के साथ काम करूं, अपने समाज को कुछ दे पाऊं, फिर आप तब वो काम करते हैं। बहुत अच्छे।
तो वो मुझे महसूस हुआ। बहुत अच्छे, हम आगे बढ़ते हैं शशांक जी। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप एक स्वतंत्र लेखक, पत्रकार और विज्ञान प्रचारक हैं। इन भूमिकाओं ने आपके काम को एक दूसरे से कैसे प्रभावित किया? देखिए, मूलतः तो मैं आपको बताऊं कि मैं लेखक ही हूँ। मैंने जब मेरे जीवन का जो पहला लेख जो प्रकाशित हुआ वो जब मैं 12th में था, 12वीं में था, तब एक जो है वहाँ के लोकल समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ जी। उस समय मैं कुछ ड्राफ्ट करके लिखता था। इसके बाद मैं धीरे धीरे लिखता चला गया जी। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं जो दर्शक हैं, रातों रात कोई सफल नहीं होता। पहली बात, बिल्कुल एक लेखक के तौर पर मेरी जो यात्रा थी वो भी बहुत पेनफुल जिसे कह सकते हैं, मतलब रही है। मतलब मैं लिखता था, चूंकि मुझे अच्छा लगता था तो मैं लिखता था, लेकिन जब मैंने उसको ये देखा कि समाज उसको सराहे या समाज देखे या समाज के बीच में वो मेरी लेखनी जाए, तो उसको वहां तक आने में कई साल लग गए जी। रिजेक्शन लगातार झेलना पड़ा, लेकिन मैं लगातार लिखता रहा। मुझे आज भी याद है जब मैं बीटेक कर रहा था तो मैं कोई भी लेख जो है, उस समय मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती थी, मैं बिल्कुल फ्रेंकली बता रहा हूं। तो मैं क्या करता था कि उसको मैं लिखता था, एक साइबर कैफे होते थे उस समय, उनसे टाइप करवाता था। उसको मैं कई बार उसको कुरियर करता था या फैक्स करता था, जो भी जरूरत होती थी। ये सब काम करने में मेरे 100 रुपए 150 रुपए खर्च हो जाते थे एक आर्टिकल में। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो एक छात्र हो जी, जो पढ़ाई कर रहा हो, ग्रेजुएशन कर रहा हो, और वो लेख लिखता हो, मान लीजिए महीने में 4 लिखता हो, और वो 500 700 हजार खर्च कर दे और उसको मिले कुछ नहीं और छपे भी कुछ नहीं, मतलब प्रकाशित भी ना हो, तो मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मुझे अजीब सा महसूस होने लग गया। पर एक घटना ऐसी हुई जिसने मुझे बदल दिया। वाह। एक बार क्या हुआ, मैं वैसे बोल देता हूं जी कि मैंने एक लेख भेजा। मैं लेख तो कई बार भेज चुका था। उस बड़ा देश का सबसे बड़ा मतलब समूह है समाचार पत्रों का जी, चूंकि नाम बताना सही नहीं होगा क्योंकि उससे जुड़ी कुछ और बातें हैं जी, तो उसमें क्या हुआ कि मैंने लेख भेजा जी। अब वो लेख इसके पहले भी मैंने भेजे, वो प्रकाशित नहीं हो रहे थे। इस बार मैंने हिम्मत करके वहां पे फोन कर लिया, तो रिसेप्शन पे एक लड़की ने फोन उठाया। उसने कहा कि किससे बात करनी है? मैंने कहा संपादक जी से बात कराइए। उसने कहा काम क्या है? मैंने कहा मैं बहुत लेख भेजता हूं और कोई प्रकाशित नहीं होता। तो उसने कहा कि नहीं, आप बात नहीं कर सकते और संपादकीय प्रभारी से बात करनी होगी। मैंने कहा एक बार करा दीजिए। मैंने बड़ी बड़ी मिन्नतें करी उनसे। उन्होंने मेरी बात मान के वहां के संपादकीय प्रभारी को फोन ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने फोन मिलाया, फोन उठाया। मैं इधर से बोला, मैंने कहा सर मैंने आपको कई लेख भेजे पर मेरा कोई भी लेख आज तक प्रकाशित नहीं हुआ जी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करते हो? मैंने कहा कि सर मैं बीटेक 3rd ईयर का छात्र हूं। तो बोले उम्र तुम्हारी 20-21 साल होगी? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुमको पता है संपादकीय पेज क्या होता है? मैंने कहा जी मुझे पता है, संपादकीय पेज सबसे प्रमुख पृष्ठ होता है पूरे देश में, ये समाचार पत्र की जान होता है। और मैंने कहा कि पूरे देश में ये पेज नहीं बदलता, चाहे और कोई भी पेज बदल जाए। तो उन्होंने फिर से एक सवाल किया कि क्या तुमको पता है इस पेज में कुलदीप नैयर, भरत झुंझुनवाला जैसे बड़े लोग लिखते हैं जो बहुत ज्यादा अनुभवी हों? मैंने कहा जी ये भी मुझे पता है। तो बोले तुम्हारी तो उम्र ही क्या है? तो मैंने एक प्रतिप्रश्न उनसे करा। मैंने कहा क्या ये लोग जन्म लेते ही बुढ़े हो गए थे क्या? कभी तो जवान रहे होंगे। तो मैंने ये बात कही कि वो कभी तो जवान रहे होंगे जी, जी, तो जी। जब आप, ऐसा तो नहीं है कि जन्म लेने के बाद सीधे बुढ़ापा आ गया, अनुभव उनको मिला होगा तो जवानी भी एक रहा होगा। तो मैंने कहा मेरी भी उम्र ऐसी है, तो उम्र की कोई बात नहीं। फिर मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा कि आपके पास टेबल होगी? बोले हाँ है। मैंने कहा टेबल के नीचे डस्टबिन भी होगा? बोले हाँ है। मैंने कहा एक आपसे गुजारिश है कि आप मेरा लेख पढ़िए, अगर पसंद में नहीं आए तो आप उसे फाड़ के फेंक दीजिएगा, लेकिन मैंने कहा बिना पढ़े आप मुझे खारिज नहीं कर सकते। क्या बात। और वो पहला वाकया था। उन्होंने उस लेख को पढ़ा और उस लेख को प्रकाशित किया, और वो लेख जीन क्लोनिंग की सार्थकता पर सवाल, वाह, ये लेख प्रकाशित हुआ। और इसके बाद फिर ईश्वर की अनुकंपा से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या बात। और लगातार लगभग देश के सभी समाचार पत्रों में उस बातचीत ने दृष्टिकोण बदल दिया। मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपके पास अगर क्षमता है
तो आत्मविश्वास आ जाएगा, और आत्मविश्वास होगा तो आप कहीं भी हारोगे नहीं, ये निश्चित है। बहुत अच्छी जानकारी आपने तो दी। आपने जो सवाल किया कि मैं मूलतः लेखक हूं, ठीक है, वो प्रोफेशन की वजह से मैंने इंजीनियरिंग किया, लेकिन मैंने इंजीनियरिंग के बाद भी मैं विज्ञान संचार से जुड़ा हूं। वाह। और आज भी जितना भी मुझे अवसर मिलता है, मैं निस्वार्थ भाव से मैं अपने समाज की, हिंदी की, विज्ञान संचार में लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहता हूं, करने के लिए कुछ भी। बहुत अच्छी बात है। आपकी इस जिजीविषा को हम प्रणाम करते हैं, बहुत सलाम करते हैं, और आगे बढ़ते हैं कि आजकल के जो डिजिटल हमारा युग है, आज के डिजिटल युग में मीडिया और विज्ञान संचार में क्या बदलाव आ रहे हैं और भविष्य में इस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए ओम प्रकाश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है जी कि पूरी इंटरनेट का जो प्रादुर्भाव हुआ, तो ये पूरी दुनिया एक डिजिटल विलेज हो गई। जी, आप भारत में रहें, अमेरिका में रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक ईमेल भेजिए, 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो डिजिटलाइजेशन हुआ पूरी दुनिया में, जी, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व की बात कर रहा हूं। जी, पूरी दुनिया में जो तकनीक का प्रसार हुआ, उसने विज्ञान संचार को भी प्रभावित किया। क्या बात है। इसका भी प्रसार हुआ। और जो मेरी एक मुहिम थी कि क्षेत्रीय भाषा में विज्ञान संचार हो या हिंदी में हो, देखिए मैं आपको क्षेत्रीय भाषा बार बार बोल रहा हूं, मेरा मतलब यह है कि अगर तमिलनाडु का कोई नागरिक है या उड़ीसा का नागरिक है तो अपनी भाषा में विज्ञान संचार करे। क्या बात है, क्या मेरा एक बहुत स्पष्ट कहना है, कोई कंफ्यूज ना हो इस बात से। जी, मैं उत्तर प्रदेश का हूं या मैं हिंदी भाषी हूं, तो मैं अपनी भाषा में प्रसार करूंगा। बहुत अच्छे। तो तकनीक ने इसको बहुत सुलभ बनाया, और तकनीक के विस्तार से विज्ञान संचार बहुत सुलभ हुआ है। लेकिन आज भी विज्ञान संचार आम आदमी से नहीं जुड़ पाया है। जी। वो क्यों नहीं जुड़ पाया, इसका मैं कारण बता देता हूं। ये इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि जैसे अमेरिका को देखिए आप, अमेरिका में क्या होता है कि वहां पे जो वैज्ञानिक हैं वो अपना कोई भी शोध करते हैं, वहां सिर्फ वैज्ञानिक या विज्ञान से जुड़े ही लोगों को विशेषज्ञ नहीं माना जाता। जी, कि मतलब जो वैज्ञानिक होगा वही लेख लिखेगा, है ना। मतलब वहां पे कोई स्वतंत्र व्यक्ति, स्वतंत्र पत्रकार जिसकी रुचि हो, वो भी लेख लिख सकता है, प्रसार कर सकता है। हमारे देश में आज भी एक समस्या है कि हम विज्ञान या विज्ञान से जुड़े लोगों को ही वो मानते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर वैज्ञानिक है तभी ये बिल्कुल श्रेष्ठ होगा। ऐसा नहीं है, प्रसार कोई भी कर सकता है। जैसे आपने मेरा पॉडकास्ट कर रहे हैं, मेरा फील्ड अलग है, आप हिंदी से जुड़े हुए हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं, आप बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स फील्ड के लोगों को बुलाते हैं। जी, तो इससे ये थोड़ी जरूरी है कि आपको भी वो चीज आती हो। बिल्कुल, हमको ये बात समझना होगा कि हर व्यक्ति को हर चीज नहीं आ सकती। बिल्कुल सच्चाई। हर व्यक्ति हर चीज का मास्टर नहीं हो सकता। हर व्यक्ति विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ है। हर व्यक्ति विभिन्न विषयों, मतलब ये चीज, इस सोच में बदलाव जब आएगा जी, कि तो हम विज्ञान संचार को आम लोगों से जोड़ पाएंगे। और मेरा ये मानना है कि देश में बहुत सारा अंधविश्वास है। मैं आपको आज बता दूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्रीधारी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो भी बहुत अंधविश्वासी हैं। वहां पे भी विज्ञान संचार की जरूरत है। विज्ञान संचार एक बहुत बड़ा फील्ड है जी, जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ इन सब की बात मैं कर रहा हूं। तो ये डिजिटलाइजेशन होने से हम अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आज के तारीख में कोई भी व्यक्ति अपना यूट्यूब चैनल, पॉडकास्ट, किसी भी माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकता है, उसका प्रसार आसानी से हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है। जी जी, गुणात्मक चेंज है। हम यहीं पर इस विषय को भी जानना चाहेंगे कि एक अच्छा विज्ञान संचारक बनने के लिए व्यक्ति में मुख्य किस तरह के कौशल होने चाहिए, गुण होने चाहिए? सिर्फ एक गुण होना चाहिए जी, कि आपको रुचि होनी चाहिए। वाह वाह। जो मेरा इसको स्पष्ट शब्दों में कहें तो आपको विज्ञान या विज्ञान से जुड़े विषयों पे को पढ़ने में, सुनने में मजा आना चाहिए। आपको उबाऊ नहीं लगना चाहिए। आपको अच्छा महसूस हो जब आप उसको पढ़ें।
आपको अच्छा महसूस हो जब आप किसी को बताएं, आपको अच्छा महसूस हो, आपको अंदर से आवाज आए कि मैं बेहतर काम कर रहा हूं। यही एक गुण होना चाहिए अच्छे विज्ञान संचारक में। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। हम यहाँ आगे बढ़ते हैं कि युवाओं के लिए ऐसी कौन सी सबसे ज़्यादा चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो अपने कैरियर और सफलता पा सकें, खासकर मीडिया के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में? ये इसका बहुत स्पष्ट जवाब है, चाहे मीडिया हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो जी, या चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो युवा हो या ज्यादा उम्र का हो, बच्चा हो, कोई भी हो, अगर वो अब जिस क्षेत्र में सफल होना चाहता है जी, अगर वो उस क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ स्किल को अपने अंदर डेवलप करेगा, स्किल को मतलब, या अपनी क्षमताओं को बढ़ाएगा जी, निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में सफल होगा। एक बात। दूसरी बात, आपको एक्सपेरिमेंटल भी होना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए मीडिया की बात करें, आपको मीडिया से जुड़ी हुई बहुत सारी विधाएं हैं जी, आपको लिखना आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, आपको तकनीक की समझ होनी चाहिए, आपको समाज की समझ होनी चाहिए। एक और बात, आप में कॉमन सेंस होना चाहिए। बिल्कुल, सब चीजें किताब में नहीं लिखी होती हैं। मेरा यह मानना है कि अगर आप सफल पत्रकार बनना चाहते हैं, सफल वक्ता बनना चाहते हैं मान लीजिए, तो आप में एक बुनियादी रूप से समाज से जुड़े होना चाहिए, आप जमीन से जुड़े होना चाहिए। देखिए, ये बात मैं जब कई बार कहता हूं, लोगों को समझ में कम आती है। मेरा लोग ये सोचते हैं कि हमें डिग्री ले लेंगे बहुत सही, हमने ये डिग्री ले ली, वो डिग्री ले ली, ये कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। मैं आज आपको बता दूं, मैंने मेरे जिंदगी का सबसे प्रमुख लेख मेरे शुरुआती दौर में प्रकाशित हुआ था अमर उजाला में। उसका टाइटल था, इन्हें डिग्री नहीं रोजगार चाहिए। वाह वाह वाह। उस टाइटल में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उस टाइटल में मैंने लिखा था कि देखिए, डिग्री, आप पूरी दुनिया का चार्ट उठाइए, पूरी दुनिया का, मतलब पूरे ब्रह्मांड, पूरी इस समय जितने भी कंट्रीज हैं, आप देखिए कि टॉप 10 बिजनेसमैन कौन लोग हैं, या जितने बड़े इनोवेटर्स हुए हैं, या साइंटिस्ट जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, वो बहुत बड़े डिग्रीधारी थे। बिल्कुल। अब यहां पे एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं, मैं डिग्री का विरोधी नहीं हूं। डिग्री एक योग्यता है, स्टैंडर्ड जी, कि जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आपने कोई भी, वो एक आपकी मानक है कि भाई आपको ये आना चाहिए। लेकिन योग्यता अलग चीज है। डिग्री और योग्यता में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और यही बात रोजगार के लिए भी लागू होती है जी, कि रोजगार परक बनने के लिए आप में अलग गुण होने चाहिए, आप में इनोवेशन होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, आपको आप में वो स्किल होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब आप में को बाजार की समझ भी होनी चाहिए। मान लीजिए आपने बीटेक किया और आप कंप्यूटर साइंस में आपको चाहते हैं कि आपकी जॉब मिले उस फील्ड में, तो आपको कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ कोर्सेज, कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ स्किल्स, कंप्यूटर से जुड़ी हुई कुछ लैंग्वेजेस जी, और जो आज के बाजार के अनुरूप जो चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए। अगर आप में ये चीजें हैं, आप निश्चित तौर पर सफल रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम शशांक जी, हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और हम आपके सामने रखते हैं कि अखिल भारतीय स्वतंत्र लेखक मंच नई दिल्ली है, उसके आप सदस्य भी हैं और आप इसमें अपनी मांगें भी रखते हैं। इस विषय में भी आप हमें विस्तार से बताएं। देखिए, मैं लगभग पिछले 20 वर्षों से जी अखिल भारतीय स्वतंत्र लेखक मंच का सदस्य हूँ जी, और ये एक ऐसा मंच है जो स्वतंत्र लेखन जो लोग करते हैं उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है जी। इसको सरल शब्दों में कहें तो जी, हम यहाँ पे कई बार मैं खास तौर पर इस बात को रखता हूँ कि जो हमारा लेखक वर्ग है, जो स्वतंत्र लेखक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो सिर्फ लेखन में ही अपनी आजीविका चलाना चाहता है जी जी जी, तो मेरा ये शुरुआत से कहना है कि उसको आजीविका चलाने के लिए ये जो मीडिया हाउसेस हैं, अब मूल बात पे आते हैं जी, ये जितने अखबार हैं, ये जितनी पत्रिकाएं हैं, ये सम्मानजनक मानदेय दें जी। पहले क्या होता था, कोई 200 रुपए देता था, कोई 300 रुपए देता था। अब किसी व्यक्ति ने 5 दिन मेहनत करके एक 12,000 या 1200 शब्दों का कोई लेख लिखा, अब आप उसको 200 रुपया दे रहे हैं जी। अब ये देखिए, मुझे तो नहीं सही लगता था। मैंने इस बात को कहा कि भाई मानदेय बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए? एक तो क्या, क्षेत्रीय भाषा और हिंदी में, आप इंग्लिश के अखबारों के मानदेय देख लीजिए जो कॉलमिस्ट हैं, और हिंदी के अखबारों के मानदेय देख लीजिए।
आपको बड़ा फर्क मिलेगा। जी। इस फर्क को दूर करने के लिए मैंने सिर्फ इसी मंच पर नहीं, मैंने विज्ञान संचार से जुड़ी कई संस्थाओं के मंच पे ये बात कही जी कि देखिए, विज्ञान संचार को रोजी रोटी से जोड़िए। अगर कोई व्यक्ति या संस्था ये काम कर रही है तो ऐसी स्थिति ना हो कि वो भूखों मर जाए। और मैंने एक एग्जाम्पल अपना दिया था। मैंने कहा कि आप लोगों को ये लगता है कि मैं एक बड़ा विज्ञान संचारक हूं, मैं बहुत बढ़िया लेखक हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर मैं जॉब में नहीं होता तो मैं ये काम नहीं कर पाता, मैं भूखों मर जाता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है स्पष्ट शब्दों में कि अगर मेरे पास अपनी जॉब, मेरी नौकरी, मेरा काम नहीं होता, मैं सिर्फ विज्ञान संचार के दम पे कुछ नहीं कर सकता था, मेरा घर नहीं चलता। मैं इसी बात पर अपने देश की सरकार का या संस्थाओं का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं आपके माध्यम से भी जी, कि अगर कोई व्यक्ति या समूह कोई बढ़िया काम, आउटस्टैंडिंग काम कर रहा है, अपना समय, अपना संसाधन दे रहा है, तो सरकार को भी उस व्यक्ति को या संस्था को पूरा आर्थिक सहयोग देना चाहिए कि जिससे कि उसका घर चल सके, वो बेहतर जिंदगी जी सके, जैसे कि विदेशों में भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी है और बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। जब आदमी का घर सही से चलता है तो काम भी वो मन से करता है और अच्छा काम, बेहतर काम करता है। हम आगे बढ़ते हैं जैसे कि दून विश्वविद्यालय देहरादून उत्तराखंड द्वारा YS अनुसंधान उत्कृष्टता पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ। यस। ये पुरस्कार प्राप्त करके कैसी फीलिंग आपको, कैसा लगा आपको? ये बेसिकली YS रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से ये पुरस्कार दिया गया था मुझे जी, और ये दून विश्वविद्यालय में वहाँ पे हुआ था जी। मैं उत्तराखंड में गया था जी, और वहाँ पे भी मुख्यतः मुझे ये पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में काम करने के लिए जी, देश की विभिन्न पत्रिकाओं में लिखने के लिए जी, और लगातार लोगों से जुड़े रहकर लोगों से जुड़ी भाषा में जी, आम जन की भाषा में विज्ञान को पहुंचाने के लिए दिया गया जी। और मैं संस्थान का और मैं उस विश्वविद्यालय का सभी का आभार प्रकट करता हूं जी। उन्होंने मुझे इस लायक समझा जी, मैं यही कहना चाहता हूं इस पर। हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप साप्ताहिक स्तंभकार के रूप में भी जुड़े रहे जी, ये फीलिंग और इससे जुड़े रहने के बीच में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना? मैं साप्ताहिक कॉलमिस्ट के रूप में, स्तंभकार के रूप में जी जुड़े रहे, आपने कहा जी। सच्चाई ये है कि मैं अभी भी जुड़ा हूं। क्या बात है, मैं देश के सबसे प्रमुख मीडिया समूह लोकमत जी के लिए मैं वीकली कॉलम, साप्ताहिक स्तंभ आज भी लिखता हूं जी, और आप लोग हर रविवार को मेरा कॉलम लोकमत में पढ़ सकते हैं। क्या बात लोकमत देश का बहुत बड़ा मीडिया समूह है जी, और वैसे तो मैं लोकमत से पिछले 15 सालों से जुड़ा हूं और लिख रहा हूं, पर नियमित साप्ताहिक कॉलम में पिछले 1.5 वर्षों से लिख रहा हूं, और अभी भी लिख रहा हूं, और अगले रविवार को भी आप पढ़ सकते हैं, या जब भी आप चाहें वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इस नियमित लेखन के दौरान आपको किन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्या? देखिए, चुनौतियां तो हर दिन होती हैं जी जी। चुनौतियां तो सबसे बड़ी यही होती हैं कि किस विषय पे लिखा जाए, पहली चुनौती जी। दूसरी चुनौती ये होती है कि बिल्कुल सामयिक होना चाहिए जी, समसामयिक होना चाहिए। देखिए, विज्ञान लेखन में आपको इतिहास लेखन की छूट नहीं मिलती। ये बात मैं स्पष्ट कर दूं, विज्ञान और तकनीकी लेखक के रूप में आप हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य करते हैं। मैं चाहे आज भी अपना कोई लेख लिखूं या पहले भी मैंने लिखा, मेरे लिए हर दिन नया होता है जी, मेरे लिए हर दिन विषय भी नया होता है, मेरे लिए हर दिन वो चीज चुनौतीपूर्ण होती है जी, क्योंकि मुझे वो नए सिरे से लिखना पड़ता है जी, उसको अपने शब्दों में लिखना होता है, उसको आम जन की भाषा में लिखना होता है जी। तो चुनौती, जैसा आपने कहा, निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण होता है। यहीं पर एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं, अगर किसी भी व्यक्ति को अपना काम में नयापन लगता रहा जीवन भर, वो जीवन भर उस काम में सफल रहेगा। क्या बात है। क्योंकि ये जो नयापन होता है ये कभी आपको उबाऊ नहीं होने देता है। ये जो नयापन होता है ये आप में एक जिजीविसा पैदा करता है कि तुम अभी भी वही हो। बिल्कुल, तुम कोई महान नहीं हुए हो। बिल्कुल, नावांकुर है। हाँ, अभी भी तुम वही हो, अभी भी तुम फ्रेशर हो। मैं देखिए, मैं महानता के चक्कर में नहीं पड़ता।
मैं आज भी ये बात स्पष्ट कर दूं कि मैं जूनियर वरिष्ठ ये सब की बातों में भी नहीं पड़ता। जी जी जी। मुझे सिर्फ एक बात पता है कि मेरा सम्मान, मेरा हृदय, मेरी आत्मा खुद मुझे देती है जी। जब मैं कोई नई रचना लिखता हूं, मैं उसको भेजता हूं, वो उस समय जब प्रकाशित होके आता है तो जो एक अद्भुत अनुभव होता है, वो अनुभव जो एक हर लेखक को होता है वो मुझे भी होता है। क्या बात है, आप ये कहना चाहते हैं कि आपको सिर्फ लक्ष्य दिखता है। हाँ, कि वो लक्ष्य पूरा करना है। जी बिल्कुल। चाहे वो उसमें हाँ बिल्कुल आडंबर नहीं चाहिए, मुझे आडंबर, मुझे पहले भी मैं आडंबरों से दूर रहा जी। मैं आज भी आडंबर से दूर हूं। मैं किसी दल में, किसी गुट में मैं शुरू से नहीं रहा। मैं किसी साहित्यिक गुट, किसी तरीके के, मैं इससे दूर रहा। मुझे इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है। मैं अपने काम पे फोकस करता हूं। सबको यही सलाह देता हूं, युवाओं को अपना समय मत बर्बाद करिए, अपने काम पे और अपनी रुचि पे फोकस करिए। बहुत अच्छी बात आपने युवाओं को बताई। हम युवाओं के पास ही चलते हैं हम, कि आजकल का युवा एकल जिंदगी जीना चाहता है, एकल जीवन जीना चाहता है अपना। लेकिन जो अभिभावक होते हैं, जो अपने बच्चे जब उनके आते हैं, उनके सामने बच्चे, परिवार बढ़ता है तो बच्चे होते हैं तो उनको वो अभिभावक अपनी उंगली पकड़कर उनको चलना सिखाते हैं। लेकिन ये भूतकाल बताता है कि वही अभिभावक भी ये चाहते हैं कि जब वो 60, 70, 80 साल की उम्र में जब बच्चे हो जाते हैं, बच्चों जैसी हट हो जाती है, तो उनकी एक इच्छा होती है, अभिलाषा होती है कि वो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे, तो उन बुजुर्गों को उनकी उंगली पकड़कर उनके साथ बैठें, उनसे बातचीत करें। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है। वर्तमान का युवा एकल जीवन जीना चाह रहा है, सिर्फ अपनी पति या पत्नी के साथ या एक छोटे बच्चे के साथ। इस विषय पर क्या? देखिए, ये तो बहुत, आपने ये जो सवाल किया, ये बिल्कुल बड़ा सामाजिक प्रश्न है जी। इस बात को मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा जी। कि जैसे जब आप जवान थे, जब आप किशोर वैसे जवान हो रहे होते हैं, आपको अपने पिता की हर बात कमोबेश, कम या ज्यादा बुरी लगती है जी। उनकी कोई भी सीख या शिक्षा आपको बुरी लगती है, बिल्कुल। लेकिन जिस दिन आप बाप बनते हैं और उसके बाद जब आप पिता बनते हैं और उसके बाद के समय में, अगले 20 साल में आपको धीरे 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 यकीन होने लगता है कि मेरे पिता सही थे। वाह! पहली बात। दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि ये जो एकल परिवार प्रणाली की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि ये जो तनाव है, ये आप परिवार में रहेंगे तो तनावग्रस्त नहीं रहेंगे, निश्चित है। देखिए, आज भी आप देखिए कि जब आप अपने संयुक्त परिवार में गांव जाते हैं या किसी समारोह में जाते हैं, आप कितने भी दुख में हों, कितने भी परेशानी में हों, जब आप अपने लोगों के बीच में होते हैं तो आप बहुत कुछ भूल जाते हैं। बिल्कुल सही। जब आप अपने समाज के साथ जुड़े रहते हैं, अपने संस्कृति से जुड़े रहते हैं, तो आप चीजों को भूल जाते हैं। अब जब आप एकल होते हैं तो चाहे आप पति पत्नी के साथ रहें, कोई किसी को समझाने वाला नहीं है जी। अगर आपके बीच में झगड़ा हो गया मान लीजिए, तो कौन समझाएगा कि कैसे रहा जाए, कौन बीच बचाव करेगा? कोई नहीं है। बिल्कुल। ये जो रिक्तता है ना, ये बहुत खतरनाक है। और मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी जो विवाह परंपरा है उस पर बहुत बड़ा आघात लग रहा है, लगने वाला भी है। और हमारी भारतीय सभ्यता पे विवाह प्रणाली, समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा, मैं ये बात बोल रहा हूं, आप इसको देख लीजिएगा अगले 10-20 सालों में जी, ये खत्म होने की तरफ तो नहीं कहूंगा अग्रसर है, पर समस्या बढ़ती जा रही है। जो युवा वर्ग है, या तो शादी नहीं करना चाहता है, या तो शादी करता है तो बहुत बहुत ज्यादा उम्र में करना चाहता है, या ज्यादा उम्र में शादी करने के बाद वो जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहता है। मतलब बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स का शिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी अगर शादी कर लिया तो परिवार के साथ नहीं रहना चाहता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मैं भी जेंडर बायस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि ये जो बात है, ये सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिवारिक, इन तीनों दृष्टिकोण से खतरनाक है। क्या बात? हम जितना अकेले होते जाएंगे, हम जितना परिवार से कटते जाएंगे, हम जितना अपने गांव से कटते जाएंगे, हम जितना अपनी जमीन से कटते जाएंगे,
हम नो मैटर व्हाट कि हम कितने पैसे वाले हो जाएं, हम तनाव में ही मरेंगे, क्योंकि आप कितनी बड़ी आर्थिक समृद्धि ले आए, अंत में आपको सब कुछ छोड़ के यहीं जाना है। वाकई कोई तो साथ जब नहीं लेके कुछ जाता। कोई साथ नहीं लेके जाएगा, तो जब सब कुछ छोड़ के जाना है तो हर दिन आपको जीना आना चाहिए, और जीना आने के लिए आपको लोग चाहिए, परिवार चाहिए, किसी का कंधा चाहिए। वाह, सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। क्या शशांक जी आप ये भी मानते हैं कि एकल परिवार का जीने का सिलसिला या जीने का जो दौर शुरू हुआ है, इसी की वजह से हमारे देश में, दिल्ली एनसीआर में वृद्धा आश्रमों की संख्या ज़्यादा बढ़ी है? देखिए, एकल परिवार जो बढ़ रहे हैं, जो आपने सवाल किया, वृद्धाश्रम निश्चित तौर पर इसी वजह से बढ़ रहे हैं जी। और अब तो ये डिजाइंड वृद्धाश्रम भी बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक खबर भी बता दूं जी। अब तो स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि एक तो बच्चे अपने माँ बाप को नहीं रखना चाहते, बिल्कुल, एक सवाल ये है। अब माँ बाप भी बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते, एक कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम है, एक जनरेशन गैप है, तो दोनों ही एक रास्ता तलाशते हैं। जो वृद्ध हो जाते हैं उनको भी लगता है कि मेरा अंतिम समय अच्छे से बीत जाए, मैं कहीं रह लूं, बच्चे भी चाहते हैं ये चले जाएं, और अब तो स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि अंतिम संस्कार के लिए भी बुकिंग होने लगी है जी। आपने देखा होगा फोन पर बुकिंग होती है। फोन पे बुकिंग हो रही है। और सुनिए, बहुत सारी कंपनियां अब मार्केट में आ गई हैं जो आपके मृत्युपरांत के क्रियाकर्म करेंगी, वो सब करेंगी। और बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी आ गई हैं, जैसे ही आप सीनियर सिटीजन बनते हैं, 60 प्लस होते हैं, वो आपको एक आपका अलग टाइप का इन्वायरमेंट, ये आशियाना, उसको वृद्धाश्रम कहें, ये वृद्धाश्रम थोड़ा सा और ज्यादा नकारात्मक अर्थों में हो मतलब लगता है, जी। लेकिन ये बाजार ने भी इसको थाम लिया है। मैं आपको ये बता दूं, ये वृद्धाश्रम बाजारवाद में भी आ गए हैं। वृद्धाश्रम बाजारवाद की तरफ भी बढ़ गया है। क्या बात है। मेरे कहने का मतलब, कई कंपनियां इसको अवसर के रूप में देख रही हैं जी। और वो अपना खुद का वो चीजें सेटअप कर रही हैं कि जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते हैं वो स्वेच्छा से आए और वहां रहें। तो ये सामाजिक के साथ साथ सांस्कृतिक समस्या तो है ही है, अब ये बाजारीकरण भी हो गया इस समस्या का। क्या शशांक जी इस तरह से बाजारवाद बढ़ रहा है, जो हमारे बुजुर्गों को, हमारे सम्मानित वरिष्ठ नागरिकों को इस तरह से अपने हाथों हाथ ले रहे हैं, लेकिन इस दिशा में हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारा सनातन कहाँ जा रहा है, हमारे जो संस्कार हैं वो कहाँ जा रहे हैं? क्या ये अच्छी दिशा है? बिल्कुल अच्छी दिशा नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को महसूस करता हूं, या आप भी महसूस करते होंगे। आप सोचिए कि जब आप अपने 2-4-10 दोस्तों से मिलते हैं, बिना काम के मिलते हैं जी, बिना किसी प्रयोजन के मिलते हैं जी, आप जब बैठते हैं, आप चाय पीते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं, आपको प्रसन्नता होती है। बिल्कुल। जब आप बहुत तनाव में होते हैं, आप उनसे डिस्कस करते हैं, अपनी बातें करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम लोगों ने, मैं दिल्ली से पहले, दिल्ली जयपुर हाईवे में एक जगह है नीमराना, जी है, मैं वहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, सेंट मार्गरेट इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में 10 साल रहा जी। तो वहाँ के हमारी जो फैकल्टी, चूंकि वो अरावली हिल्स के नीचे है वो जगह, जी, बहुत ही सुंदर और मनोरम जगह है। मैं वहाँ 10 साल रहा। अब हुआ क्या कि वहाँ जो मेरे कलीग हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो फैकल्टी लोग थे, हम लोग बहुत अच्छे मित्र हो गए। अब हम लोग अलग अलग जगहों पे पहुंच गए। वहां से आने के बाद हमने निश्चय किया कि हम साल में या 6 महीने में एक बार हम जरूर मिलते हैं, हम अपना गेट टुगेदर करते हैं और हम 1-2 दिन के लिए मिलते हैं। मतलब हम अपना बैग लेके आते हैं, हम अपना नाइट स्टे चाहे गुड़गांव में, दिल्ली, कहीं भी एक जगह करते हैं, हम वहां मिलते हैं। और जितना मैं उन 2 दिनों में हंसता हूं, वाह, उतना तो मैं महीनों में नहीं हंस पाता। क्या बात है। तो ये क्या, मैंने ये इस बात को नोटिस किया कि जब हम बेवजह गप करते हैं, जब हम बेवजह अपने मित्रों से मिलते हैं, खुशी प्राप्त करते हैं, जो खुशी प्राप्त करते हैं। अच्छा, मैंने पिछले कुछ समय से मेरी धारणा में एक बदलाव और आया। मुझे धीरे धीरे लगने लग गया कि जो है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने से जरूरी नहीं है कि आपका खुशहाली का स्तर बढ़ जाएगा। मैंने महसूस किया अपने जीवन में कि जैसे जैसे मेरी आर्थिक स्थिति बढ़ती चली गई, मेरी खुशहाली का स्तर थोड़ा घटता चला गया। अब मुझे उसको बढ़ाना है। तो जो आपका सवाल है, क्योंकि मैंने, देखिए, मैंने
मैं देखिए, आपने मुझसे जितने सवाल किए जी, मैंने किसी भी सवाल का कोई बुकिश उत्तर नहीं दिया जी, मुझे लगा कि मैं आपको उत्तर वो दूं जो मैंने जिया या जो मेरे जीवन में हो रहा है। जी, जी, क्योंकि जी, मैं किसी को ये कह दूं एक लाइन में कि नहीं जी ये खराब है, ये अच्छा है, ऐसे बात नहीं बनेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये परिवार की जो प्रणाली टूट रही है जी, ये एकलवाद, ये एकांतवाद, ये बहुत नुकसान पहुंचा रहा है हमको, और ये एंजाइटी, डिप्रेशन या बहुत सारी समस्याओं की जड़ है जी। और इससे निकलने के लिए हमको बदलाव, और देखिए हमारी जो सनातन की परंपरा है वो बहुत समृद्धशाली है, बहुत वैभवशाली है, बिल्कुल, और वो सामूहिकता में विश्वास करती है जी। अब तो मैं आपकी बात को रोक रहा हूं, क्षमा चाहेंगे। नहीं। अब तो जो विदेशी जो लोग हैं वो हमारी गीता के ज्ञान को जी रहे हैं और हम नहीं जी रहे, और भारतीय सनातन को भी प्रयोग में ले रहे हैं, और हम पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं। असली बात क्या है, अब जैसे पश्चिमी सभ्यता की आपने बात करी, हमने पश्चिम सभ्यता के कपड़े तो तैयार कर लिए, अपना लिए, मतलब जी, 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 हमने उनके विचारों को नहीं अपनाया। बिल्कुल। मैं स्टीव जॉब्स को भी सुन रहा था, मेरे पसंदीदा मतलब मैं उनको मेंटर ही मानता हूं, मैं भले नहीं मिला जी। वो जब जीवन के बहुत बुरे समय में थे, जब उनको एप्पल से भी निकाल दिया गया था, और वो नीम करौली बाबा के पास आए थे, भारत आए थे, उसके बाद वो गए, उन्होंने अपनी एक कंपनी शुरू की, उसको एप्पल ने टेक ओवर किया, खैर वो फिर से एप्पल में आ गए जी, जी। फिर एप्पल आपको पता होगा आज दुनिया की प्रोमिनेंट कंपनी है, बड़ी कंपनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने उनके अंतिम भाषण, उनका जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने दिया था, उसको मैं अक्सर सुनता हूँ, मैं हर 2-4 महीने में उसको एक बार सुनता हूँ जी, जी। उसमें मुझे क्या समझ में आया, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि ये सारी, उनको कैंसर था चूंकि जी, उन्होंने कहा सारी सफलताएं और असफलताएं ये एक तरफ, आपका खुशहाली, आपके जीवन का जो आनंद है वो दूसरी तरफ। और बोले जब मुझे लगा कि मेरा जीवन में अब ज्यादा समय नहीं है, तो मुझे पैसे का तो मोह पहले भी नहीं रहा कभी जी, जी। लेकिन उस समय मुझे ये समझ में आया कि आर्थिक और भौतिक स्तर आपको अंदर से परिपूर्ण नहीं करता है, अंदर से स्वस्थ नहीं करता है जी। और यही बात, मैं एक पत्रकार का नाम भूल गया, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स में उन्होंने कॉलम लिखा था 1-1.5 महीना पहले जी। और वो उनके जीवन का अंतिम कॉलम था, और वो जब अस्पताल में एडमिट थे और उसके 3 दिन बाद ही वो एक्सपायर हो गए थे, उस 3 दिन पहले उनको आभास था अपनी मृत्यु का, उसमें उन्होंने भी यही लिखा था क्या बात कि जीवन को जीना आना चाहिए परिपूर्णता के साथ, भौतिकता कुछ नहीं होती है, स्वस्थ जीवन और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ रिश्ते, यही होना जरूरी है, और यही मैं भी मानता हूं। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं भी इसी पे काम कर रहा हूं। बिल्कुल शशांक जी, हम एक और प्रश्न आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि समय की भी एक सीमा है, बातचीत की एक सीमा है, कि आपने बताया कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए, जीवन में आनंद आना चाहिए, जीवन को जीना चाहिए, ना कि हमें भौतिकतावादी या पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। और इसी दिशा में हम ये भी जानना चाहेंगे और ये भी पूछना चाहेंगे आपसे कि हमारे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि एकल दिशा या ज़्यादा पैसे कमाने की होड़ या ज़्यादा उम्र में विवाह करना या माता पिता से दूर रहना या एकल जीना, ये सब चीज़ें हमारी उम्र को कम करती हैं, हमें जीने नहीं देती हैं। इन विषयों के विषय में भी आप देखिए, मेरा युवाओं से एक बड़ा स्पष्ट कहना है जी, कि देखिए, एक तो मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ, किसी को ऐसा ना लगे, पैसा कमाना या आर्थिक रूप से मजबूत होने के मैं खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं जी। मेरा तो ये मानना है, हम जिस भारतीय सनातन से आते हैं, सनातन सभ्यता से जी, जी। मेरा तो ये मानना है कि आपको हमेशा समृद्धशाली होना चाहिए, वाकई वैभवशाली होना चाहिए, लेकिन हमको अपना जीवन होम नहीं कर देना चाहिए उस पे। जी, जी, मेरा कहने का मतलब है कि आपको पैसा कमाना चाहिए, और ईमानदारी से भी आप पैसे कमा सकते हैं। मैं लोगों से कहता हूं, आप पैसा खूब बनाइए जी, खूब कमाइए, खूब नौकरी करिए, खूब बढ़िया गाड़ी से चलिए, लेकिन उसमें यह आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि मैं पैसा कमाने के लिए कोई भी गलत काम करूंगा। गलत, पहला पॉइंट, वाह वाह, मैं पैसा कमाने के लिए बेईमानी करूंगा, वाह, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा यह कहने का मतलब यह है कि इस पूरी सृष्टि में, इस पूरी दुनिया में जो बड़े लोग हुए हैं वो ईमानदारी से बड़े लोग हुए हैं। क्या बात है।
मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बहुत सारा पैसा, बहुत सारी समृद्धि ईमानदार होके भी कमा सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो पहला तो मेरा लेसन इस बात को लीजिए, समृद्धशाली बनिए, मेहनत से बनिए, ईमानदारी से बनिए, वाकई इसमें कोई संदेह नहीं है। जी जी। दूसरा मेरा लेसन ये है कि मतलब इस बात की इतनी वो डूब नहीं जाना चाहिए। जी जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल इतना ना डूब जाएं पैसे में कि आपको अपने जीवन का भान नहीं रह जाए, जीवन जीना ही भूल जाए। मेरा मतलब ये है कि आपको अपने रिश्तों का, अपने जीवन का ध्यान होना चाहिए, अपने जीवन के प्रति ध्यान। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं ये तो नहीं कहता हूं कि मेरी दिनचर्या बहुत अच्छी है, या मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई परफेक्ट व्यक्ति हूं, लेकिन मैंने पिछले 15 से 20 सालों में मैंने अपने जीवन में योग को शामिल किया। क्या बात। मैं आज भी अनुलोम विलोम करता हूं, मैं 15 मिनट जरूर सुबह देता हूं अनुलोम विलोम के लिए, योग करता हूं, प्राणायाम करता हूं, और इसके साथ साथ अगर मुझे कभी ज्यादा तनाव हो जाता है काम से, तो मैं घर में आने के बाद मैं शाम को भी प्राणायाम करता हूं। वाह। दूसरी बात क्या है, मुझे जैसे अब चूंकि ये हिंदी साहित्य का भी एक मंच है, मेरे कुछ शौक हैं, मुझे कविताएं सुनने का शौक है, मुझे लिखने का शौक है, तो मैं उससे अपने तनाव को कम करता हूं। कुछ मुझे लगता है कि नहीं, कुछ समय आप अपने लिए निकालिए, आधा घंटे का समय अपने लिए निकालिए, अपने लिए बेहतर के लिए प्रयास करिए। और एक चीज इसमें और जोड़ देना चाहता हूं कि फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ जाइए, फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम करिए। जैसे मैं लोगों से कहता हूं कि एक पिज्जा आप खाते हैं, खरीदते हैं, 500 रुपए का आता है नॉर्मली, आप कुछ भी फास्ट फूड खाते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि आप महीने में 2000-5000 रुपए यूं ही उड़ा देते हैं फास्ट फूड खाने में। मेरा कहने का मतलब क्या है, आप अच्छा खाइए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो पैसे आप बहुत ज्यादा मात्रा में फास्ट फूड पे उड़ा रहे हैं, उस पैसे को अगर पूरा नहीं बचा सकते तो आधा बचाइए, उसको अच्छे इंस्ट्रूमेंट में लगाइए और बचत करिए। क्योंकि वॉरेन बफेट ने यही बात कहा था कि दुनिया का 8वां आश्चर्य पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान देंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम पे ध्यान देंगे, तो तनाव नहीं होगा, पहली बात। कुछ गलत करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे, दूसरी बात। आप जीवन को व्यवस्थित जी पाएंगे। और एक नियम और याद रखिए कि आपकी जो भी कमाई हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 1 लाख हो, हमेशा 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 उसका 10% उसको बचाइए हर महीने। मैंने ये 2-3 किताबें अभी रिसेंटली पढ़ी थी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और एक दूसरी किताब पढ़ी थी, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ बेबीलोन। इन दोनों किताबों से मुझे जो चीज समझ में आई और उसको मैंने इंप्लीमेंट करके देखा, उसके चमत्कारी परिणाम मेरे जीवन में दिखे। इस बात को आप अपनाइए। ये जो मैं सीख देके जा रहा हूं, अपनी कमाई का 10% किसी भी कीमत पे, किसी भी परिस्थिति में आपको बचाना है। आपको अपने कंफर्ट, अपनी लायबिलिटीज, अपने फालतू के शौक को थोड़ा सा कम करके, कट शॉर्ट करके उसको बचाइए। अगर आप बचाएंगे तो 2 फायदे होंगे। आप एक तो थोड़े समय बाद आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, आपका जीवन तनाव मुक्त हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई भी गलत, बेईमानी भरा काम नहीं करना होगा। आप अच्छा जीवन जी पाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर शशांक जी, आपने अपने जीवन के बेशकीमती समय से ट्रू मीडिया पॉडकास्ट के लिए इतना महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट पहला है, आखिरी नहीं है। हम डॉक्टर शशांक जी से इस तरह की चर्चाएं करते रहेंगे, मिलते रहेंगे और आपको लाभान्वित करते रहेंगे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि ट्रू मीडिया का ये जो प्रयास है, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को बुला करके उनकी बात सुनना, उनकी बात लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत दुर्लभ है आज की डेट में। क्योंकि मैंने अभी इस पॉडकास्ट के पहले मैंने एक पत्रिका देखी, जो ट्रू मीडिया पत्रिका है, उसमें इन्होंने विभिन्न समाज से आए हुए लोग जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उन पे विशेषांक निकालते हैं। ऐसा मैंने बहुत कम देखा है। क्योंकि वास्तव में होता क्या है कि आपने पूरा जीवन काम किया, लेकिन जो आपकी नई पीढ़ी होगी उस चीज को नहीं समझेगी और वो
कबाड़ में ही चला जाएगा। आपका जो जी, भी जी, जी। जीवन में आपने किताबें लिखी, चीजें लिखी, आपने उसको संग्रहित किया, आपने उस बात को, उनकी उपलब्धियों को, उनके विचारों को आपने लोगों तक पहुंचाया। ये बड़ा काम है। मैं इसके लिए पूरे ट्रू मीडिया परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।